नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। वस्तु ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा वस्तु बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 रुपए हो तो ए तथा बी के क्रय मूल्य क्रमशः क्या है। हमें क्या निकालना है, ए और बी का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए को जो है 28% के लाभ पर बेचा जा रहा है और बी को जो है 24% के हानि पर बेचा जा रहा है। तो हम सबसे पहले 28% और 24% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हम सबसे पहले ए को जो है 28% के लाभ पे बेचा जा रहा है और बी को जो है 24% के हानि पे बेचा जा रहा है। तो हम सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 28% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। और 24% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से दोनों वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से दोनों वस्तु के सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 28% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी उसका सीपी अगर 25 यूनिट होगा, उसका सीपी अगर 25 यूनिट होगा तो 25 पे 7 का लाभ होगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 32 यूनिट। अब देखिए बी को जो है 24% के हानि पे बेचा जा रहा है, तो उसका सीपी अगर 25 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, 25 पे 6 का हानि होगा, यानी एसपी हो जाएगा 19 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का एसपी क्या है, बराबर है। और यहां हमारा क्या निकल गया है, एक का हमारा एसपी निकल गया है 32 यूनिट और दूसरा का क्या निकल गया है 19 यूनिट। तो हम सबसे पहले दोनों वस्तु का एसपी बराबर करेंगे। अब देखिए इस 32 और 19 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 32 में अगर हम 19 से गुना कर ले और इस 19 में अगर हम 32 से गुना कर ले तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों का एसपी बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहां 19 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 19 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहां 32 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 32 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहां 19 से गुना करेंगे इस रेशियो में और इस रेशियो में हम 32 से गुना करेंगे तो दोनों का एसपी जो है बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से जो है सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 25 गुने 19 हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 32 गुने 19। दूसरे वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा 25 गुने 32 और एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 19 गुने 32। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों वस्तु का कुल जो है एसपी दिया है। हमें कुल एसपी कितना दिया है, 48,640 रुपए। अब देखिए हम यहां से कुल एसपी निकालेंगे तो यहां से हमारा कुल एसपी क्या निकल के आ जाएगा, यहां से कुल एसपी अगर हम निकालेंगे तो कुल एसपी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्या है 32 गुने 19 और ये भी हमारा क्या है 32 गुने 19, यानी कुल एसपी हमारा हो जाएगा 2 गुने 32 गुने 19 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में कुल एसपी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में कुल एसपी दिया हुआ है 48,640 रुपया। हमें क्वेश्चन में कुल एसपी क्या दिया, 48,640 रुपया। अब देखिए हम यहां से अगर हमें इतने यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो हम दोनों का सीपी बता पाएंगे। अब देखिए हम इसे अगर 19 से काटेंगे तो ये हमारा, हम यहां से लिख सकते हैं 2 गुने 32, ये किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे अगर 19 से काटेंगे तो ये 19 से 2 बार में जाएगा, हाथ में क्या जाएगा 10, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 106। 106 19 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हाथ में क्या जाएगा, हाथ में आ जाएगा 11, ये हमारा हो जाएगा 114। 114 जो है 19 से कितने बार में जाएगा, 114 19 से 6 बार में जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 32 से काट सकते हैं क्या, हम इसे 32 से अगर काटेंगे तो देखिए 32 से अगर हम काटेंगे तो ये 32 से हमारा कट जाएगा क्या, 32 से हम काटेंगे तो 32 में अगर हम 8 से गुना करेंगे, 32 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, हाथ में क्या जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 24 और एक कितना हो जाएगा 25, यानी ये 32 से कितने बार में जाएगा, ये 32 से 80 बार में जाएगा
और 2 से हम इसे काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में। यानी यहां से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 40 रुपया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम दोनों का सीपी बता पाएंगे। अब देखिए एक का सीपी क्या है, एक का सीपी है 25 गुने 19 यूनिट और दूसरा का सीपी क्या है 25 गुने 32 यूनिट। तो देखिए ए का सीपी क्या हो जाएगा, ए का सीपी हो जाएगा 25 गुने 19 गुने 40 रुपया हो जाएगा। और बी का सीपी क्या हो जाएगा, बी का सीपी हो जाएगा 25 गुने 32 गुने 40 रुपया। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, तो देखिए 25 में अगर हम 10 से गुना करेंगे या हम डायरेक्ट इसमें 25 में 40 से गुना कर लेते हैं। 25 में 40 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 चौका क्या होता है 100 और 100 पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। ये हमारा कितना बन जाएगा 1000। अब देखिए 1000 में अगर हम 19 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 19,000 रुपया बन जाएगा। यानी ए का सीपी क्या निकल के आ गया, 19,000 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो देखिए 25 में अगर हम 40 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 में अगर हम 32 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 32,000। यानी बी का सीपी क्या निकल के आ गया 32,000 रुपया निकल के आ गया। हमसे पूछ क्या रहा था, दोनों का सीपी पूछ रहा था। तो ए का सीपी निकल के आ गया 19,000 रुपया और बी का सीपी निकल के आ गया 32,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम में मालिक को 20% लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। हमें क्या निकालना है, एमपी और सीपी का रेशियो निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है, तो हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 20% और हमें डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 20 बटा हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 और इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 30 से काट सकते हैं। ये 30 से कितने बार में जाएगा 4 बार में और ये 30 से कितने बार में जाएगा 3 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 4/3 निकल के आ गया। यानी यहां से हमारा एमपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आ गया, एमपी और सीपी का रेशियो निकल के आ गया 4:3। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाती है। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है। हमसे पूछ क्या रहा है 7 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 30% प्रति वर्ष। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 7 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया 7 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है। हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है 15,500 रुपया। अमाउंट कितना दिया 15,500 रुपया। और हमसे पूछ कह रहे हैं 7 वर्ष का ब्याज पूछ रहे हैं। हमसे पूछ कह रहे हैं 7 वर्ष का ब्याज पूछ रहे हैं। और यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 30% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल में हमें प्रिंसिपल का 30% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए टोटल हमें समय कितना दिया 7 वर्ष का। यानी 7 वर्ष में टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा, 7 वर्ष में टोटल एसआई कितना मिल जाएगा, 7 वर्ष में 30% के दर से टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा 30% गुने 7। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 210%। ये हमारा कितना हो जाएगा 210%। यानी टोटल जो है यहाँ एसआई कितना मिल रहा है 210% मिल रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में क्या होता है, प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में होता है 100%। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%। और यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ ब्याज मिल रहा है 210% का। यहाँ जो है एसआई कितना मिला है, एसआई मिल रहा है 210% का। तो देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर हम प्रिंसिपल में एसआई ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 310% हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 15,500 रुपया। यानी इस 310% का वैल्यू,
310% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 15,500 रुपया दिया है। 310% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15,500 रुपया दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है 7 वर्षों का कुल ब्याज, यानी हमसे 210% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले यहां से 10% का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए 310 को अगर हमें 10 बनाना है तो हमें 31 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 31 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 31 से भाग देना होगा। अब देखिए इस साइड 31 से भाग देंगे तो ये 31 से कितने बार में जाएगा, ये 31 से चला जाएगा 500 बार में, यानी 10% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 500 रुपया निकल के आ गया। तो हमसे पूछ रहा है 7 वर्षों का कुल ब्याज, और 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना है, 210%। तो देखिए इस 10% को अगर हमें 210% बनाना है तो हमें इसमें 21 से गुना करना होगा। अब देखिए इस साइड अगर हम 21 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 21 से गुना करना होगा। अब देखिए एक इस साइड अगर हम 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10,500 रुपया हो जाएगा। यानी 7 वर्षों का कुल जो है साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया, 10,500 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 10,500 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 20,000 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 20,000 रुपया दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 15% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया है, हमें टाइम दिया हुआ है 2/3 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे पूछ क्या रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है वार्षिक दर से काउंट हो रहा है। यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है वार्षिक दर से काउंट हो रहा है। तो देखिए यहां टोटल समय कितना दिया है, यहां टोटल समय दिया 2/3 वर्ष का। तो हम सबसे पहले यहां 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। हम यहां सबसे पहले 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। हम सबसे पहले यहां 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। अब देखिए यहां जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 15%। तो हमें पहले साल प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपया। 20,000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। अब देखिए दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा, यानी 15% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा, 3,000 रुपया मिल जाएगा। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। और तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो 2 साल तक ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए यहां पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उसका भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 3,000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 450 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 450 रुपया। अब देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो देखिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये 900 रुपया हमारा कैसे निकल के आएगा, तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 3,000 प्लस का 3,000 ये हमारा कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। 6,000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। तो हम ऐसे ऐड करके हम नहीं निकालते, हम यहाँ टेबल पढ़ लेते हैं। अब देखिए हमारा बच क्या गया, हमारा बच गया 450 रुपया, यानी इस 450 का भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 450 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 × 75 के 5 हाथ में 7, ये हमारा हो जाएगा 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 67.5 रुपया। अब देखिए टोटल अगर 3 साल का समय होता तो हम इसे ऐड कर लेते तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 साल का CI निकल के आ जाता। लेकिन समय हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 2 वर्ष 2/3 वर्ष, यानी 2 वर्ष तो हमारा पूरा है, यानी हमें इतना तो ब्याज मिलेगा ही। लेकिन तीसरे वर्ष का जो समय है वो पूरा नहीं है, समय कितना है, 2/3 वर्ष का है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करके इसका हम 2/3 निकाल लेंगे। हम इसे ऐड करके इसका 2/3 निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहां तक इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6,000 प्लस का 450, ये हमारा हो जाएगा 6450 रुपया। ये हमारा हो जाएगा 6450 रुपया, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3967.5 रुपया।
इसका हमारा हो जाएगा 2/3, इसका हमारा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, क्या हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, ये हमारा 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25, 25 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 हमारा 3 से कटेगा, यानी ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। अब देखिए हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, हम इसे अगर 3 से काट ले तो ये 3 से जाएगा 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 2 बार में, हाथ में 1 आ जाएगा 15, 15 कितने बार में जाएगा 5 बार में, और एक अंक से पहले हमारा दशमलव है तो हम यहां भी एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 6450 रुपया प्लस का, हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2645 रुपया, ये हमारा कितना हो जाएगा 2645 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 सहित 2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 9 10 के 0, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 8 1 9, यानी यहां से हमारा टोटल जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आ गया 9095 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9095 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए कार्य को 15 दिन में कर सकता है लेकिन बी की मदद से वह इसे 9 दिन में कर सकता है, बी अकेले इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 15 दिन, दूसरा समय क्या दिया 9 दिन, तो हम सबसे पहले 15 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले 15 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 15 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 45 निकल के आ जाएगा। हम टोटल काम को मान लेंगे 45 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 45 यूनिट, टोटल काम को हम क्या मान लेंगे 45 यूनिट मान लेंगे। अब देखिए इस 45 यूनिट काम को जब अकेले ए कर रहे हैं, जब अकेले ए कर रहे हैं तो 15 दिन का समय लग रहा है, और इस 45 यूनिट काम को जब ए और बी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 9 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 15 दिन में 45 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए ए प्लस बी जो है 9 दिन में 45 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि इस काम को बी अकेले कितना समय में कर पाएगा। तो देखिए समय निकालने के लिए हमें जो है बी का एफिशिएंसी निकालना होगा। अब देखिए हमें ए का एफिशिएंसी पता चल गया और ए प्लस बी का एफिशिएंसी पता चल गया तो हम यहां से बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी के एफिशिएंसी में से ए का एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो हमारा बी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए बी का एफिशिएंसी पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं कि बी जो है 45 यूनिट काम करने में 2 यूनिट इफिशिएंसी के साथ कितना समय लेगा 45/2 दिन का समय लेगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 22 सही 1/2 दिन, यानी हमारा समय क्या निकल के गया 22 सही 1/2 दिन, यानी बी जो है अकेले उस काम को 22 सही 1/2 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के गया 22 सही 1/2 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है नल ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं एवं नल सी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोले जाते हैं लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 12 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 16 घंटा और तीसरा समय क्या दिया 24 घंटा। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया 12 घंटा, 16 घंटा और 24 घंटा, तो 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 48 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेंगे 48 यूनिट, हम टंकी की धारिता मान लेंगे 48 यूनिट। अब देखिए 48 यूनिट पानी जब ए भर रहा है, 48 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 12 घंटा का समय लग रहा है। 48 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 16 घंटा का समय लग रहा है। और 48 यूनिट पानी जब सी खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 48 यूनिट पानी जब सी खाली कर रहा है तो 24 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहा है यानी निगेटिव काम कर रहा है, इसलिए हम यहां निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहां से तीनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 12 घंटा में 48 यूनिट पानी भर रहा है, ए जो है 12 घंटा में 48 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा 4 यूनिट।
बी जो है 16 घंटा में 48 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा? 3 यूनिट। और सी जो है 24 घंटा में 48 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा? 2 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। यानी पहले जो है तीनों को, यानी ए प्लस बी माइनस का सी, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों को जो है 4 घंटा के लिए खोला जा रहा है। तो देखिए 4 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा? तो देखिए ए जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा, बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा, और सी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी खाली करेगा। यानी तीनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे? ये दोनों मिलके 7 यूनिट पानी भरेंगे, और सी उसमें से 2 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर पाएगा। तो 4 घंटा में टोटल पानी कितना भर पाएगा? 5 गुने 4, यानी ये कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। अब देखिए हमें टोटल पानी भरना कितना था? 48 यूनिट। यानी शेष कितना बच गया? शेष कितना बच गया? शेष जो है भरना कितना बच गया? 48 में से माइनस करेंगे 20, ये हमारा कितना हो जाएगा? 28 यूनिट। यानी अब जो है शेष 28 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए ए को बंद कर दिया जा रहा है, ए को बंद कर दिया जा रहा है, यानी अब जो है कौन कौन खुला है? बी और सी। तो देखिए बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा, और सी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी खाली करेगा। तो देखिए बी माइनस सी मिलके 1 घंटा में कितना पानी भर पाएंगे? बी 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा, और सी उसमें से 2 यूनिट खाली करेगा, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर पाएंगे। तो 28 यूनिट पानी भरने में 1 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ कितना समय लग जाएगा? 28 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था कि आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। तो देखिए पहले जो है 4 घंटे के लिए खोला गया था, पहले जो है 4 घंटे के लिए खोला गया था। उसके बाद जो है जो शेष पानी है उसे भरने में 28 घंटा का समय लग रहा है। यानी टोटल जो है समय कितना हो जाएगा? 4 घंटा प्लस का 28 घंटा। यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा? 32 घंटा निकल के आ जाएगा। यानी टंकी जो है आरंभ से 32 घंटा बाद भर जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 32 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। वह अपनी मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमने मान लिया कि ए की जो चाल है x किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि ए की जो चाल है x किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। यानी अब जो है चाल क्या हो जाएगी? x माइनस का 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है 240 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस क्या दिया? हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है 240 किलोमीटर। अब देखिए अगर हमें स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले जितना समय लग रहा था उससे जो है अब 1 घंटा अधिक समय लग रहा है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 240 बटा x माइनस 8 माइनस का 240 बटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों समय का हमें अंतर क्या दिया है? 1 घंटा दिया है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम यहां इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लें, या हम यहां x का वैल्यू कुछ सोच लें। तो देखिए हम x के जगह क्या पुट करें ताकि दोनों समय का अंतर हमारा 1 घंटा निकल के आ जाए। तो देखिए अगर हम यहां पुट कर लें x इक्वल टू 48, हम यहां पुट कर ले x इक्वल टू 48, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 48 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 240 बटा ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, माइनस का ये हमारा हो जाएगा 240 बटा 48, 240 बटा 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। अब देखिए ये 40 से कितने बार में जाएगा? 6 बार में। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 6 माइनस, अब देखिए 48 से 240 कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यानी ये हमारा हो जाएगा 5 इक्वल टू 1। अब देखिए इसका अंतर हमारा क्या निकल के आ गया? 1 घंटा निकल के आ गया, और दोनों का अंतर हमें क्वेश्चन में 1 घंटा दिया हुआ है। यानी यहां से हमें x का वैल्यू क्या पता चल गया? 48 पता चल गया। यानी a की जो निश्चित चाल होगी वो क्या होगी? 48 किलोमीटर पर घंटा होगी। अब देखिए यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया?
x इक्वल टू निकल के आ गया 48 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें जो है उसकी निश्चित चाल पता चल गया, तो हमसे पूछ रहा है 480 किलोमीटर दूरी जाने में, यानी अब जो है डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में क्या दिया, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर जाने में स्पीड क्या निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया 48 किलोमीटर पर घंटा। 480 किलोमीटर जाने में 48 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो देखिए समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय निकालने के लिए डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देते हैं तो हमारा समय निकल के आ जाता है। अब देखिए 480 में अगर हम 48 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आएगा, 10 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 10 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? हमसे पूछ क्या रहा है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि स्थिर जल में नाव की जो चाल है x किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि स्थिर जल में नाव की जो चाल है x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की जो चाल है y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमने नाव की चाल को क्या मान लिया, x किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल को क्या मान लिया, y किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जा रही है एक निश्चित दूरी को तो 9 घंटा 36 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा। तो देखिए नाव का स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर घंटा, और धारा की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर घंटा, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत जाने में कितना का समय लग रहा है, धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी जाने में 9 घंटा 36 मिनट का समय लग रहा है, 9 घंटा 36 मिनट का समय लग रहा है। तो हम सबसे पहले इस पूरे समय को घंटा में चेंज कर लेंगे। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं 9 घंटा प्लस का 36 बटा 60 घंटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम 12 से काटेंगे तो ये 12 से 3 बार में जाएगा और ये 12 से 5 बार में जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48 बटा 5 घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि जब नाव धारा के साथ जा रही है तो उस केस में उस निश्चित दूरी को जाने में 6 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए जब नाव धारा के साथ जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी धारा के साथ का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा के साथ का स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा, x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए समय यहां क्या दिया हुआ है, यहां जो है धारा के साथ जब जा रही है उस निश्चित दूरी को तो समय क्या दिया, 6 घंटा का समय दिया है। अब देखिए हमें जो है स्पीड पता है और समय पता है तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और दोनों केस में डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है, यानी हम यहां से लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू 48 बटा 5 घंटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 6 घंटा के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, हमारा सेम है। और डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, स्पीड में हम समय से गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। अब देखिए हम यहां से अगर हम क्रॉस गुना कर लें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यह हम इसे 6 से काट लेते हैं, ये 6 से कितने बार में जाएगा, ये 6 से चला जाएगा 8 बार में। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा, हम इसमें 8 से गुना कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस का 8y इक्वल टू, हम यहां से 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस का 5y। अब देखिए इस माइनस 8y को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 5x को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहां से 8x में से अगर 5x माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू, इस 8y को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी 5y में जब हम 8y ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13y हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है x इज टू वाई, हमसे पूछ क्या रहा है x इज टू वाई, हम यहां लिख लेते हैं, हमसे पूछ रहा है x इज टू वाई। तो देखिए x इज टू वाई यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हम इसे लिख सकते हैं, x बटा वाई इक्वल टू 13 बटा 3, यानी यहां से हमारा x इज टू वाई क्या निकल के आ गया, x इज टू वाई निकल के आ गया 13 इज टू 3 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया,
13:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इन दो समान भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, हमें क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसके दोनों बराबर भुजाओं के बीच का हमें कोण कितना दिया है, दोनों बराबर भुजाओं के बीच का हमें कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, और दोनों भुजा का हमें लंबाई क्या दिया है, दोनों भुजा का हमें लंबाई दिया हुआ है, दोनों बराबर भुजा का हमें लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, दोनों बराबर भुजा का हमें लंबाई क्या दिया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए ये एक हमारा क्या बन गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए यहां जो है ऊंचाई क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और आधार क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने 15 गुने 15 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 225, ये हमारा क्या हो जाएगा 225/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसे दशमलव में चेंज कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 2 से कितने बार में जाएगा, एक बार में, ये 2 से चला जाएगा एक बार में, 5 जो है 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, हम दशमलव लगाएंगे, हमारा एक 0 आएगा, 10 हो जाएगा, 10 जो है 2 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेलन का हाइट और बेलन का रेडियस पता होना चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बेलन का हाइट दिया हुआ है और हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले बेलन का रेडियस निकालना होगा। अब देखिए बेलन का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए बेलन का आधार कैसा होता है, एक वृत्त के जैसा होता है। बेलन का आधार कैसा होता है, एक वृत्त के जैसा होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिए हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां पाई का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 22 से ये कितने बार में जाएगा, ये 22 से 6 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 66, 22 से कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 7 गुने 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को लिख सकते हैं 7 गुने 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमारा रेडियस क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा 7 गुने 3 सेंटीमीटर, हम इसे लिख सकते हैं 21 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस हमारा क्या निकल के आ गया 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। रेडियस हमारा क्या निकल के आ गया, रेडियस हमारा निकल के आ गया 21 सेंटीमीटर, और हमें क्वेश्चन में हाइट क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमें हाइट क्या दिया 20 सेंटीमीटर दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम यहां से 2 पाई और आर कॉमन ले सकते हैं, यहां हमारा क्या बच जाएगा, यहां हमारा एच बच जाएगा प्लस का यहां हमारा क्या बच जाएगा आर बच जाएगा। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हमारा हो जाएगा 2 गुने 22/7, 2 गुने 22/7, रेडियस हमारा क्या निकल के आया 21 सेंटीमीटर, इंटू हाइट क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 20 प्लस का रेडियस क्या निकल के आया 21। अब देखिए ये 7 से कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 132 हो जाएगा, गुने इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब देखिए 41 से हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 41 दूनी क्या हो जाएगा 82 के 2, हाथ में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 41 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 123, 123 में 8 ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 131, 131 का हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 13।
अब देखिए 1 में अगर हम गुना करेंगे 41 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। 41 में अगर हम 13 ऐड करेंगे, 41 में 13 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 41 में 13 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 5412 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 5412 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।